हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे वो प्रोग्राम के स्टूडेंट है या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सो गाइस, ये एक कॉमन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज जो है वो हमें शेयर कर रहे थे और उनका कहना था कि सर, न्यायिक समीक्षा आपने वो तो हमें पढ़ा दिया कि भाई न्यायिक समीक्षा क्या है, उसके बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपने नहीं देखा है पूरे नोट्स के साथ में तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज की इस नई वीडियो में न्यायिक समीक्षा को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इसके अंदर हम पूरी बात करेंगे कि भाई न्यायिक समीक्षा जो है उसकी क्या सीमा है, क्या सीमा नहीं है, यानी लिमिटेशन ऑफ जो जुडिशल रिव्यू है किसकी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जो पावर है किस चीज़ की, जुडिशल रिव्यू की, तो उसकी क्या क्या सीमा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या जो प्रोग्राम के भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लेता है कि न्यायिक समीक्षा क्या है, उनकी क्या सीमा है, वर्णन कीजिए। सो गाइस, एज ऑलवेज सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हमें हर क्वेश्चन की तरह इसका सबसे पहले परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भारत में जो न्यायिक समीक्षा है इसका क्षेत्र जो है अमेरिका की तरह इतना विस्तृत क्षेत्र नहीं है। अमेरिका में क्या है कि भाई दो तरीके से न्यायिक समीक्षा की जाती है, लेकिन भारत के अंदर अगर हम बात करेंगे कि न्यायिक समीक्षा जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से की जाती है। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका कहना था जहाँ तक देश का भविष्य का प्रश्न है, कोई भी न्यायालय समाज में उन्नति के लिए बाधा नहीं बन सकती। यानी प्रधानमंत्री जी का ये कहना था कि हमने न्यायालय का स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ इस तरीके से बनाया है कि समाज में कोई भी न्यायालय हमारी सोसाइटी में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट है या फिर वो सुप्रीम कोर्ट है, कोई सी भी कोर्ट है, वो समाज के विकास के लिए बाधा नहीं बन सकती। और साथ साथ यदि वह बाधा बनती भी है तो संसद क्या करेगा, संविधान में परिवर्तन कर सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। यानी अगर हम बात करें तो संविधान जो है हमारा, संविधान की रक्षा के लिए हमारे पास में न्यायपालिका है, न्यायालय है। और अगर संविधान के अनुरूप न्यायालय भी काम ना करे तो संसद है हमारे पास, जो संविधान में संशोधन करके उसके स्ट्रक्चर को या फिर जिस भी तरीके से उसमें कमी महसूस होगी हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी शक्ति की क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं, किस किस जगह पर आकर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है, कानून के विवेक और एक तो कानून का विवेक और उसकी नीति को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अगर हम बात करें, आप सबको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। जुडिशियल रिव्यू का मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि यह जो कोर्ट है आपकी, उसका क्या काम है, उसका ये काम है कि सरकार विधेयिका यानी जो भी संसद में लोग हैं वो जो भी कानून बना रहे हैं वो कानून हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उस पर रोक लगा दी जाती है न्यायालय के द्वारा। यही क्या कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई जो हमारी संसद है वो क्या है, कानून कानून के विवेक और उसकी नीतियों को चुनौती नहीं दे सकता। यानी कानून बनाने पर चुनौती नहीं दे सकता, कानून पर चुनौती दे सकता है। यहाँ पर सिंपल शब्दों में मैंने लिखा है, जो कोर्ट है, कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन विजडम और पॉलिसी ऑफ द लॉ। यानी अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ के मैंने बताया था दोनों, भारत और वहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि हमने लिया है, हमने जो न्यायिक ये जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ये हमने अमेरिका से ही लिया है, परंतु इसमें कुछ हमने कमी महसूस करी है या इसमें कुछ कमी भी है जो आज देखने को मिलती है अमेरिका में। पूरी तरीके से ऐसे नहीं है। अमेरिका की जो न्यायालय है वो कानूनों को दो आधार पर जाँच करती है। सबसे पहला, विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, जो भी आदेश जारी किया गया है, उसको चेक करती है कि भाई ये जो भी आदेश बनाए, जो भी कानून बनाए या जो भी संविधान में संशोधन किया गया है वो संविधान के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। ये तय कौन करता है, ये हमारी न्यायालय ही तय करती है। इसके अंदर दूसरी चीज़ ये बताई गई है
क्या जो भी कानून बनाया गया है वो उचित प्रक्रिया से बनाया गया है या फिर वो संतुष्ट करने लायक कानून है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये चीज़ देखी जाती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमको याद रखना है कि वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं, यानी वो जनता के हित में है या नहीं है। हमारा न्यायालय केवल प्रथम आधार पर ही कानून की जांच करता है, बस ये देखता है कि वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। दूसरी चीज़ ये नहीं देखता कि ये जो प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुकूल है नहीं, ये नहीं देखता। हमारा सिर्फ फर्स्ट पॉइंट देखता है बस संविधान के अनुकूल है या नहीं, ये चीज़ देखी जाती है। और ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये अधिकार नहीं है कि वह विधानमंडल की बुद्धि और विवेक पर ही अंकुश लगा दे। हमारी न्यायालय सिर्फ ये काम कर सकती है कि अगर संसद ने कोई भी कानून बनाया है, अगर वो कानून ठीक नहीं है तो उस पर रोक लगा देगी, उस पर स्टे लगा देगी, लेकिन विधानमंडल पे स्टे नहीं लगा सकती। विधानमंडल के और जो कानून वो बनाने वाली है उनकी बनने से पहले ही उन पे स्टे नहीं लगा सकती। रोकने का भी कोई ना कोई एक मूल कारण होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पर मैंने आसान शब्दों में लिखा है, उसका कार्य सिर्फ ये देखना है कि विधानमंडल या जो भी कार्यपालिका कानून निर्माण कर रही है और उसके बाद जो लागू किया जा रहा है उसकी शक्ति उसके पास है भी नहीं, वो उतना हद तक संविधान में परिवर्तन कर सकती है नहीं। अगर परिवर्तन कर भी सकती है तो वो लोगों के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात का तय भी कौन करता है? इस बात का तय भी हमारी न्यायालय ही करती है। कानून अच्छा है या बुरा यह निर्णय करने की उसके पास शक्ति नहीं प्रदान करी गई है कि कानून अच्छा है इसे लागू कर दो या बुरा है। बस हमारी जो न्यायपालिका है उसको सिर्फ ये अधिकार दिया गया है कि आप सिर्फ इतना देखिए जो कानून बनाए वो संविधान के अनुरूप ठीक है या नहीं, यानी संविधान की व्याख्या करी जाती है उनके द्वारा। बुरा यह निर्णय करने की शक्ति उन्हें प्रदान नहीं की गई। जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में न्यायालय विधानमंडल की तृतीय सदन है। अगर हम बात करें, सरकार के 3 अंग होते हैं, आप सबको पता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्या है? तीसरा सदन है। और ये क्या है? यहाँ पर बताया गया है तृतीय सदन है। सदन नहीं बनाया जा सकता, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर कोई भी अगर विधेयक है संसद के दोनों सदनों से अगर मंजूरी मिल गई है तो उसे लागू कर देना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री का कहना था। ये क्योंकि इनका इसलिए ये कहना था, उनका तर्क क्या था, मैं आपको तर्क भी बता देता हूँ। उनका कहना था अगर ज़रूरी हमने 2 सदन इसलिए बनाया है कि अगर कोई भी कमी रह जाए तो दूसरे सदन में वो दिख जाए। हमें न्यायपालिका का काम न्याय व्यवस्था स्थापित करना है, ना कि जुडिशरी सिस्टम के अंदर घुसना है, ना कि जो संविधान के हर एक मामले हैं, प्रत्येक मामले हैं उसमें घुसना। संविधान के मामलों में सिर्फ उसमें ही घुसे जहां पर उसके क्षेत्राधिकार आते, सिर्फ उसके बारे में बात की गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये यहाँ पर, परंतु संविधान में हमें ये बताया गया है कि अमुक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया, उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक अथवा व्यवस्था के लिए जो सरकार है वो उस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है, उस पर भी सरकार क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात आती है, क्या इस तरह कोई कानून बनाया जा सकता है जिससे व्यक्ति के अधिकार छीन ले, या सरकार क्या कभी ऐसा कर सकती है? क्या ये उचित है? अगर सरकार ऐसा कर रही है, कह रही है कि हम समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए हम जनता को अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनसे उनके अधिकार छीन रहे हैं, उन पे हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, तो ये तय करना जो हमारी न्यायालय के पास ये उचित है या नहीं, ये आज भी एक विवाद का कारण बना है। और दूसरी बात, जो ये पॉइंट अभी मैंने आपके लिए लिखा कि भाई सामाजिक कल्याण के लिए कई बारी सरकार क्या करती है, जो हमारी अधिकारों को छीन लेती है, और उस समय हम अपने अधिकार, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन है, आपने देखा, आपातकाल तो किसी ने नहीं देखा, पर आप सब ने, आई होप आप लॉकडाउन ज़रूर देखा। लॉकडाउन क्या था? तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आपके समस्त अधिकार छीन लिए गए, आपको आज़ादी नहीं थी। परंतु यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि इसमें जो हमारी न्यायालय है वो भी कुछ नहीं कर पा रही, तो हमारे अधिकार कई बार न्यायालय उस समय पर उस कंडीशन पे रक्षा नहीं कर पाती। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि प्रथम संविधान में संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई है। अब 9वीं अनुसूची क्या है, ज़रा आपको मैं अच्छी तरीके से इस जगह पर क्लियर कर दूँ कि भाई इस संशोधन में ये व्यवस्था की गई है कि भाई जो भी कानून, जो भी विषय इस 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, जो भी विषय, जो भी कानून, जो भी मुद्दे इस विषय में 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे, भाई उसमें न्यायालय कभी भी कानून, अगर उस पर कोई भी कानून बनाया जाएगा ना, तो न्यायालय उसे चुनौती नहीं दे सकती। आपको ये भी ध्यान रखना है कि न्यायालय उसे चुनौती नहीं दे सकती। इसी प्रकार से बहुत से भू सुधार राष्ट्रीय कानून उन्हें
न्यायालय लागू नहीं करवाने दे रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा गोलकनाथ ब्रदर्स केस, इसके अलावा केशवानंदन भारती मुकदमा, इसके अलावा आपको मिनर्वा मिल याद होगा। ये सभी केस अगर हम देखें तो ये सरकार द्वारा इसलिए बनाए गए थे ताकि भू सुधार आंदोलन, ये जो भू सुधार कानून है उसको अच्छी तरीके से लागू करवाया जा सके, परंतु यहाँ पर ये लागू नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रीज़न यही हमारे सामने निकल के आता है कि भाई इस विषय के अंदर डाल दिया गया। पहले सरकार क्या कर रही थी? मौलिक अधिकारों को भी अगर आप देखें, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार है। तो सरकार क्या नहीं कर पा रही थी? अपने कानूनों को लागू नहीं करवा पा रही। तो सरकार ने क्या किया? संविधान में क्या किया? परिवर्तन किए। और केशवानंदन भारती मुकदमा में हमें ये चीज़ भी डायरेक्टली क्लियर करवा दी गई थी। क्या क्लियर करवा दी गई थी? कि भैया जो हमारी संसद है, जो हमारी हमारी जो विधानसभा है, वो क्या नहीं कर सकती? वो संविधान की जो संरचना है मूल, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती, बाकी उसके अंशों, उसके अंदर जो है वो संशोधन कर सकती है। अच्छा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर इसका देखो, इस फायदा ये हुआ, अब जो आपने देखा कि भाई 9वीं अनुसूची में कई विषय डाल दिए गए, तो आर्थिक आधार पर नए कानून बनाए गए और अब न्यायालय जो है उसे रद्द नहीं कर सकती, ये फायदा हुआ। अब लगभग अगर हम देखें तो 300 से अधिक कानून 9वीं अनुसूची में डाले जा चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए, 300 से अधिक 9वीं अनुसूची। अगर आपको जानना है कि 9वीं अनुसूची में क्या क्या है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके साथ संविधान की 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है, परंतु 2007 के उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों के हनन करने वाले कानून न्यायिक समीक्षा, यानी अगर 9वीं अनुसूची में बेशक से कितने भी कानून डाल दो, अगर वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 21 से संबंधित है, तो भाई उस पर जो न्यायालय है वो न्यायिक समीक्षा करेगी, चाहे आप उसको किसी भी अनुसूची में डाल क्यों ना दो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के विवाद के संघर्ष। इसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से समझना है कि भाई ये संविधान में हमारे डायरेक्टली कहा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, अगर दो राज्यों के बीच में किसी भी चीज को लेकर, नदी को लेकर विवाद है, तो विधा सीधा के सीधा वो सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय इसका फैसला करेगा, न्यायिक समीक्षा उसकी वो करेगा। परंतु यहाँ पर देखिए कुछ सिस्टम अलग है, हमारी जुडिशली सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से समझना है। और जब ये पॉइंट आप अपने आंसर्स एग्जाम्स में लिखोगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे संविधान में ये कहा गया है कि संसद द्वारा संसद कानून के द्वारा ये व्यवस्था कर सकती है कि हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, ये बनाया गया नियम कि भाई अगर दो राज्यों के बीच में कोई नदी या जल को लेकर विवाद है तो सरकार एक क्या कर सकती है, व्यवस्था कर सकती है, जिसके लिए जल बंटवारे के लिए एक अलग से ही उच्चतम न्यायालय, या तो उच्चतम न्यायालय में जाएगा या फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली निपटारे के लिए अलग ढंग से संसद द्वारा एक अलग से क्या किया जाएगा, एक संगठन या एक तरीके से हम कह सकते हैं एक आयोग बनाया जाएगा और वो आयोग ही क्या करेगा, उन दोनों के बीच में जो नदी जल विवाद है उसको वो सुलझाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, आपने कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर सुना होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु जो ये दो स्टेट हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा विवाद है और इन दोनों के विवाद को सुलझाने के लिए जो कावेरी नदी का विवाद है, इसे इसे क्या किया गया, इसको सर्वोच्च न्यायालय को ना सौंप कर इसे क्या किया गया, एक अलग से संसद द्वारा क्या की गई थी, एक अलग से ही कमेटी बनाई गई और उसके बाद में उन्हें ये सौंपा गया। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि संसद क्या कर सकती है कि न्यायिक समीक्षा पे भी सीमा लगा सकती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बनता है हमारा, जो आपको ज़रूर लिखना है कि विभिन्न विषयों का विस्तृत विवेचन यानी डिटेल प्रोविज़न संयुक्त राज्य की अमेरिका के संविधान में बहुत ही संक्षिप्त है, यानी बहुत ज़्यादा छोटा 7 पेजों का संविधान है अमेरिका का, सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका का। परंतु अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहले जब बना था भारत का संविधान तो उसमें 395 अनुच्छेद से, आप सबको पता है 8 भाग थे, लेकिन आज जो है इसमें परिवर्तन हो चुके हैं। आज 447, वर्तमान समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 447 अनुच्छेद हैं, 12 भाग हो चुके हैं और अगर आप देखेंगे तो अनुसूचियों की जो संख्या है वो भी बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे संविधान में डिटेल वाइज हर एक छोटी से छोटी बातों का ब्यौरा किया गया है और इसी कारण से हमें बार बार ही न्यायिक समीक्षा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, न्यायालय बार बार ही हर एक मुद्दे पे टांग नहीं अड़ाता, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को डिटेल वाइज क्या कर रखा है, संविधान में लिख रखा है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आप लोगों के लिए आसान शब्दों में मैंने और भी लिखा है कैसे आपको एग्जाम में लिखना है कि संयुक्त राज्य की जो अमेरिका है वहाँ की जो संविधान है उसमें उसके संविधान को संक्षिप्त आकार दिया गया है। वहाँ की जो न्यायालय है
वो संविधान की व्याख्या करती है, उसे बताती है, बल्कि कई सारे संवैधानिक कानून को उसने जन्म भी दिया है। क्योंकि वो न्यायालय बार बार समय समय पर अपनी व्याख्या, संविधान की व्याख्या करती है, और 7 पेजों कई संविधान होने के कारण क्या है, कई बार उनके सामने कई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण क्या है कि फिर उसके बाद में कई संवैधानिक कानून जो है इसी कारण से जन्म में भी है। इसके विपरीत अगर हम भारत की बात करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, और इसमें प्रत्येक बातों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम इसके अंदर देखें अगर हम इसके अंदर देखें इसके विपरीत अगर हम देखें, भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान में से एक है, और इसमें प्रत्येक बात का क्या है, स्पष्टीकरण किया गया है, हर एक बात को क्लियर किया गया है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य के बीच में क्या किस बात पर विवाद है, तो उन विवादों को भी रिसॉल्व करने की इसके अंदर बात कही गई है। इसी साथ से विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया है। इसी प्रकार से मौलिक अधिकारों पर भी लगे प्रतिबंधों का विस्तार से वर्णन किया गया है कि कब कब सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, कब कब नहीं लगा सकती। इसके साथ साथ अगली बात है संविधान संशोधन की सुगमता, न्यायिक समीक्षा। मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये बात बता दी थी कि भाई हमारे देश में अगर न्यायालय अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही, तो हमने अपनी संसद को ये अधिकार दिया है कि वो संविधान में संशोधन करके न्यायालय की जो शक्ति है उस पर अंकुश लगा सकती है, या उसके अंदर अगर जो भी बुनियादी कमी महसूस की जा रही है, या जो भी उसके अंदर कमी है, उन कमियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। यही चीज़ इसके अंदर बताया गया है कि भाई अमेरिका का संविधान जो है वो बहुत ही कठोर है, उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी उसमें कोई भी आसानी से अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन की प्रक्रिया उतना ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। संविधान को बदलती परिस्थिति के अनुसार ढालने में उच्चतम न्यायालय ने वहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वहाँ पर संविधान में जब संशोधन नहीं हो पाता और कोई भी विवाद खड़ा होता है, तो उस विवाद को निपटारा वहाँ की जो उच्चतम न्यायालय यानी वहाँ की जो अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय वो करती है। पर अगर हम बात करते हैं कहाँ की, भारत की, तो भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा जटिल है। कैसी है जटिल? जटिल का मतलब आप सबको पता होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। संसद ने कई बार ऐसा महसूस किया कि संविधान की कोई धारा प्रगति या सुधार के मार्ग में बाधा डालती रही है। जैसे केशवानंदन भारती मुकदमा सुना होगा आपने। कई बारी हमने देखा इंदिरा गांधी भू सुधार कानूनों को लागू करवाना चाहती थी, परंतु उस समय के जो न्यायाधीश थे वो बार बार बीच में टांग अड़ा रहे थे, तो उनको हटा के एन रे को लाया गया। क्यों लाया गया था? उसका यही रीज़न था क्योंकि वो कई बारी विकास में, आर्थिक सुधार में बाधा बन रहा था। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइज यही थी वीडियो। इसके बाद आपको निष्कर्ष डालना है, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद में आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। मुझे ऐसा लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि भाई जो न्यायिक समीक्षा है उसके अंदर भारत की सर्वोच्च न्यायालय उस पर क्या क्या सीमा है, यानी क्या क्या लिमिटेशन है, आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस तरीके से भेज सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो, तो अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा, इस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी, तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है, जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसओएल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो